बहुत धन्यवाद अपूर्वा आपका। तो आपने जैसा कि अपूर्वा ने बताया, हेल्थ सेक्टर को लेकर बात भी होगी, एजुकेशन सेक्टर को लेकर बात भी करेंगे। शिल्पी अरोड़ा जी और डॉक्टर पारुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले शिल्पी जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ, प्लीज माइक ले लीजिए। देखिए, एजुकेशन सेक्टर को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये छात्रों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। छात्रों को अगर बेहतर शिक्षा मिलेगी तो बेहतर विकास भी प्रदेश का होगा, जिले का होगा, और आने वाले वक्त में कैसे हम और एजुकेशन सेक्टर के लिए काम कर सकते हैं, ये शिल्पी जी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शिल्पी जी, आपका जो स्कूल है BLS इंटरनेशनल स्कूल, किस तरह से योगदान दे रहा है एजुकेशन सेक्टर में बच्चों की पढ़ाई को लेकर? नए इनोवेशन आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? पहला रिएक्शन आपका। पहले तो मैं सभी को यहाँ पे नमस्कार करती हूँ और इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देती हूँ कि आज इस मंच के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जो है शिक्षा। देखिए, अगर हमें समाज को बेहतर बनाना है तो हमें शिक्षा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि एक बेहतर समाज के लिए हर व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। अब जैसे कि आपने बात करी कि BLS इंटरनेशनल स्कूल कैसे नई तकनीकों को एक माध्यम बनाकर शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। आपने NEP 2020 के बारे में सुना होगा, नई शिक्षा नीति। इसमें खाली हम किताबों तक लिमिटेड नहीं है, हम नई नई तकनीकों को अपनी शिक्षा में ला रहे हैं जिससे हर बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो यही हमारी एक पॉलिसी है NEP 2020। ठीक है डॉक्टर पारुल, चूंकि हेल्थ सेक्टर एक अहम सेक्टर है और इसमें हम ये भी समझते हैं कि जो मूलभूत ज़रूरतें हेल्थ सेक्टर को लेकर हैं वो हाथरस के अंदर हैं या नहीं हैं, लोगों को सुविधाएं कितनी मिल पा रही हैं? आप गणपति अस्पताल से हैं, गायनो हैं, तो किस तरह से सुविधाएं आप दे पा रही हैं हाथरस के लोगों को? पहले तो मेरा सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीम का जिसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और एक सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया भैया जी ने, और मेरे द्वारा सारी चीज़ों के लिए सुविधाओं का जो भी हमारे समाज में, हमारे हाथरस के छोटे से एक क्षेत्र में लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो मैं बताने का थोड़ा अपने से सहयोग करूँगी कि सारी चीज़ मैं थोड़ा वो सबके सहयोग से कंप्लीट हो पाएँ, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बाकी का जैसे कि आपने बताया कि हॉस्पिटलों की जैसे सुविधाएं हैं, सरकार ने सुविधाओं के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, मगर पूर्ण रूप से बोला जाए तो हमारे समाज में ऐसे वंचित लोग हैं जिनको शायद इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी एक छोटा सा ही मेरा सेंटर है, ज़्यादा नहीं हूँ मैं, मगर मेरा एक पहल है कि मैं गरीब उन लोगों तक अपना ट्रीटमेंट पहुँचा पाऊँ या अपना उपचार पहुँचा पाऊँ जो वास्तविकता इसके रूप के लायक हैं। जैसे कि छोटे छोटे ऑटो वाले होते हैं, ई रिक्शा वाले होते हैं, भट्टे वाले होते हैं, कहने के लिए हमारे यहाँ CSC है, मगर क्या है, सरकारी डॉक्टर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, सारी चीज़ें हैं उसमें हैं, मगर गरीब लोग जब आ जाते हैं तो उनके लिए 100 बहाने हो जाते हैं कि भाई आज डॉक्टर्स नहीं है या आज ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा या उसकी कंडीशन को नहीं देखा जाता। हम तो बोलते हैं कि सबको इंसानियत का नाता सबसे बड़ा रखना चाहिए, हम भी एक इंसान हैं, और फिर एक इंसानियत का नाता नहीं रखेंगे तो इस देश में गरीब लोगों का क्या होगा? किसके पास जाएंगे वो लोग? भगवान ने हम लोगों को एक दूसरे के सहयोग के लिए बनाया है, और मैं तो उस परिस्थिति से हूँ जो मैंने संघर्ष किया है, और मैं एक पहल करती हूँ कि सारी चीज़ों के लिए कभी भी इन परिस्थितियों में किसी को डगमाना नहीं चाहिए, और वही पहल लेके मैं अपना जीवन, अपना सारी चीज़ कंप्लीट करूँगी। गरीब से गरीब मेरा जो भी पेशेंट होता है, हाथरस में कोई भी पेशेंट को नहीं लेता है, वहाँ मैं खुद अपने आप जो भी मेरे से होता है, चाहे धन से हो चाहे तन से हो, सारी चीज़ें कंप्लीट करती हूँ मैं अपने पेशेंट की रिगार्डिंग, और पूरा दिल से और तन से मेहनत करके उसको ठीक करके भेजती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो मेरे सहयोग से किसी की जान बची है, मेरा सौभाग्य है। और बड़ी एक तमन्ना के साथ में वो लोग बड़ी आस करके मेरे पास आते हैं, और मैं नहीं जानती कि एक छोटी सी तुच्छ सारी चीज़ों के लिए मेरा जो एक सौभाग्य की बात है कि मैं किसी के काम आ पा रही हूँ। और छोटे से छोटे जो व्यक्ति हैं, जैसे कि CSC पे भी जाते हैं, रात को जा रहे हैं तो वहाँ डॉक्टरों की सुविधा नहीं मिल पा रही है, और भी अन्य परेशानियाँ क्रिएट हो रही हैं, उस कंडीशन में रोडों पे भाग रहे हैं वो लोग। मगर कुछ लोगों के सहयोग से, अरे नहीं आप उधर चले जाइए, वहाँ गणपत हॉस्पिटल है, वहाँ मैडम जी हैं, नहीं है पैसा कोई बात नहीं है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको समझाना, उस टाइम थोड़ा उनको हिम्मत जताना, और उनकी मेरे लायक से जो भी होता है उनकी जान बचती है, ये मेरा एक सौभाग्य का बात है। मगर ये नहीं देखा जाता वहाँ कि पैसा नहीं है पेशेंट पे, क्या इसकी हैसियत नहीं है कि दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। आजकल क्या है कि लोगों का जो इंसानियत है वो जमीन खत्म होता जा रहा है, और अधिकतर सुविधा के अनुसार सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, ऐसा नहीं कि सरकार का इसमें क्लू है,
मगर उसकी जो सुविधाएं मिल रही हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है जो गरीब पेशेंट जो लेने के लायक है उस तक नहीं पहुंच पा रही। तो यही एक दुख की कारण है कि सारी चीज़ों के लिए जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाई हैं। ये बड़ी बात आप कर रही हैं, क्योंकि अक्सर सरकारी अस्पताल से जब सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती है तो प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं। प्राइवेट अस्पताल अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझें तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि धरती का भगवान डॉक्टर्स को कहते हैं। शिल्पी जी, अक्सर प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि फीस बहुत ज़्यादा होती है, या फिर एजुकेशन सेक्टर में अगर सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं जा पा रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में वो क्यों आए, कैसे आए? आपका स्कूल इसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, इसके लिए एक संविधान है, RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 साल के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। और EWS जो इकोनॉमिक वीकर सोसाइटी के बच्चे हैं उनके लिए भी ये संविधान है कि वो प्राइवेट स्कूल्स में जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग 25% एडमिशन्स मिलते हैं, जिसमें वो आम बच्चों के साथ पढ़कर जो प्राइवेट स्कूल्स और बच्चों को सुविधाएं देता है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका जो एजुकेशन का स्तर है, जो वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो बेहतर हो सके। अच्छा, आपको लग रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में हाथरस के लिए कुछ और सरकार को करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ आपने? ऐसा तो देखिए, आपने अभी सरकारी स्कूलों की हालत तो देखी है। अगर सरकार और कुछ भी करेगी तो सरकारी स्कूलों को सबसे पहले उसे बेहतर बनाना है। जैसे आप जो शिक्षा दे रहे हैं, जो बच्चा ग्रहण कर रहा है, सबसे पहले आप वो जानिए कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया है, ना कि हम सिर्फ देते जाएं और बच्चा कुछ ग्रहण ही नहीं कर पा रहा, कुछ ले ही नहीं पा रहा उस शिक्षा से, तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा। पिछले कुछ सालों में कई बार जिक्र होता है जब राजनीति की बात होती है कि बदलाव कितना आया एजुकेशन सेक्टर में, हाथरस को लेकर कम से कम बदलाव को आप कैसे देख पा रही हैं? देखिए, बदलाव धीरे धीरे आता है, खाली सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। हर प्रतिनिधि, हर व्यक्ति को बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलिए कि सरकार ही सब कुछ कर सकती है तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हर एक व्यक्ति मिलकर बदलाव ला सकता है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैम बैठी है, मैं बैठी हूँ, अगर हम अपनी सोच को, अपने जो हम चाहते हैं उस चीज़ को हम बिल्कुल अच्छी दिशा पे लेके जाएं, सही दिशा, सही मार्ग पर लेकर जाएं, तो बदलाव हर क्षेत्र में आएगा, खाली शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आएगा। पारुल जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है लगातार। कल देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप सभी को शुभकामनाएं भी मिली होंगी, हमारी तरफ से भी हैं। लेकिन हेल्थ सेक्टर में महिलाओं के सामने चुनौतियों को आप कैसे देखती हैं? आप भी एक महिला हैं, चुनौतियां कितनी ज़्यादा हैं? और चूंकि हेल्थ सेक्टर में जब हम जाते हैं तो हम ये भी सेलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, हम हेल्थ सेक्टर में क्या कर सकते हैं। तो महिलाओं को संदेश क्या आप देना चाहेंगी? मेरा महिलाओं को यही संदेश है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने हो तो कभी भी उसको बड़ा ना समझें, अपनी परिस्थिति को बड़ा ना समझते हुए संघर्ष करें उसका। ऐसा नहीं है कि निस्तारण नहीं होता है किसी भी परेशानी का, और हम भी एक महिला हैं, हमने भी संघर्ष किया है और यहाँ तक सारी चीज़ों के लिए उस महिलाओं के लिए मैसेज छोड़ते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति और कोई भी मजबूरी हमारी संघर्ष से बड़ी नहीं है। अगर हम संघर्ष लगातार करते रहेंगे तो एक दिन हम लोगों का जो भी हमारा उद्देश्य है और जो भी हमारा मुकाम है उसको हम पाके रहते हैं। इसलिए हमारी जो भी जीवन एक पर्यंत सारी चीज़ें हैं और ये जो महिलाएं ये सोचती हैं कि हमारी परिस्थिति के कारण हम सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी कोई ऐसा बड़ा वो इशू नहीं होता है। बस ये होता है कि हमारा अंदर का मन नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों की हिम्मत है, संघर्ष करेंगे सारी चीज़ों के लिए तो हम पा सकते हैं। इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें और जो भी परिस्थिति आपके सामने आई है उसका डटकर सामना करें। मेरा बस यही उनसे। महिलाओं की सुरक्षा को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि आप एक महिला हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हाथरस में डेवलपमेंट कितना आपने इसको लेकर देखा है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो देखो अपना जो भी हर घर का जो भी समाज का नज़रिया है सबको चेंज होना पड़ेगा। और जो जैसे कि भ्रूण हत्या वगैरह है या और भी दहेज का आपने सुना है, वो सारी चीज़ों के लिए हर घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़कियों के प्रति अभी शायद मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव थिंक रखता है। उनके बाकी की पाबंदियों को लेकर के जिस तरीके से रहना चाहिए, और फिर बहुत सारी ऐसे अभी सरकार ने बहुत पहल की है इस टॉपिक पे भी, मगर जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वास्तविकता कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि नहीं दूसरे की बेटी हमारी बेटी, मगर दिल से अपनाना बहुत बड़ी चीज़ है।
वो लोग नहीं अपनाते सारी चीजें। मैं मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी बात करूंगा। मेडिकल कॉलेज की भी मांग लगातार हाथरस के लोग करते आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जरूरत है और आने वाले वक्त में कम से कम अगर इस सेक्टर में हमें आगे बढ़ना है, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के छात्रों को मेडिकल लाइन में आगे बढ़ाना है, तो वो होनी चाहिए? हाँ, बच्चों को लेके हम लोगों को सोचना चाहिए कि सारी चीज़ों को जो एजुकेशन उन्हें मिल रहा है तो परफेक्ट सारी चीज़ों के लिए, और एजुकेशन तो मस्ट बेटर है ही है, बट उनका जो भी एक संस्कार देना चाहिए, जो हमें एक इंसानियत का नाता होना चाहिए, जो उनको बच्चों को सिखाना चाहिए, वास्तविक शिक्षा जो होती है उनको वो भी दिलानी चाहिए। उनको वो माहौल क्रिएट किया जाना चाहिए कि वो परिस्थिति को समझ पाएं। शिल्पी जी, महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है और छात्राओं की शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया और उस अभियान को साकार करने के लिए लगातार सरकारें काम भी कर रही हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बेटियों की पढ़ाई को लेकर हाथरस में आप, चूंकि सुरक्षा और बेटियों की पढ़ाई आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि हर व्यक्ति, आप एक महिला की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो समाज का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो अपने आप वो अपने घर की बेटी को पढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। अगर समाज शिक्षित नहीं है तो क्या वो अपने घर की बेटी को आगे पढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले, अभी आपने एक बदलाव की बात करी थी सर, तो सबसे पहले बदलाव हमें अपने घर से लाना होगा, तभी तो हम बाहर जाके दूसरों को बोलेंगे कि इस बदलाव को आप भी अपने अंदर लाइए। तो सबसे पहले हमें अपने घर से बदलाव करना है, हमें अपने घर की बेटी को पढ़ाना है, उसे आगे बढ़ाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। बदलाव ही प्रकृति का नियम भी है। एक आखिरी संदेश यहाँ की हाथरस की छात्राओं के लिए आपकी तरफ से? मेरा सबके लिए, जो छात्राएं हैं स्पेशली, उनके लिए ये संदेश है कि आप मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि शिक्षा ही वो पूंजी है जो आपको हर चीज़ दे सकती है। तो आप अपने आप भी शिक्षित बनिए, अपने आसपास वाले जो छात्राएं रहती हैं उन्हें भी शिक्षित करिए, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। धन्यवाद। एक आखिरी संदेश मैं चाहूँगा हाथरस की बेटियों के लिए, हाथरस की छात्राओं के लिए, क्या आप देंगे? मेरी तरफ से बस यही कामना है उन बच्चों के लिए कि जो गरीब परिवार से और जो बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं उनको पढ़ाएं सारी चीज़ों को। उन बेटियों के लिए भी मेरे लिए यही उद्देश्य है, यही उनके लिए शुभकामनाएं कि वो भी मन लगा के पढ़ें और इस हाथरस की बेटियों का जो भी है उनका उद्देश्य है वो पाएँ। तो उनका जो गरीब बेटी उनको मैसेज पहुँचे, उनके पिताओं को मैसेज पहुँचे, जो घर से उनको पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए उनकी कामनाएँ अच्छी हों। बस बहुत धन्यवाद आप दोनों का। एक मैसेज मैं और देना चाहूंगी हाथरस की बेटियों के लिए। देखिए, हाथरस की बेटी हो या भारत की बेटी हो, बेटियां हमारी हैं। अगर हम अपने बेटों को ये सिखा दें कि बेटियों की आपको इज्जत करनी है, आपकी बहन है वो, आपकी माँ है वो, तो शायद जो बेटियों पे अत्याचार होता आ रहा है, जो आज वो खुलेआम सड़क पे नहीं घूम सकती, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले, आप बेटी की शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले हम अपने बेटों को शिक्षित करें कि आपको हर किसी को इज्जत से देखना है। दूसरी बात, आजकल आपने BLS इंटरनेशनल स्कूल के बारे में पूछा था कि उसने क्या पहल करी है, तो आज हम एक सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, जो हम अपनी स्कूल की छात्राओं को भी सिखा रहे हैं। ताइक्वांडो, सेल्फ डिफेंस, कराटे, कि कैसे आपको जब आपके सामने एक मुश्किल की घड़ी आ पड़े तो कैसे आपको उसका सामना करना है, कैसे आपको अपने आप को बचाना है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हर घर की बेटी पढ़े, लेकिन सबसे पहले हमें अपने घर के बेटों को शिक्षा देनी है कि हर बेटी की इज्जत करें। धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी लाइन आपने कही है और मैं आखिर में चलते चलते सेशन में 2 लाइन जरूर कहूँगा। कहते हैं कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और बेहतर शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। 2 अहम सेक्टर, एजुकेशन और हेल्थ, जिस पर हमने इस सत्र में बात की है, और हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में किस तरह से इन दोनों सेक्टर्स को लेकर काम हो रहा है, इस पर भी आगे विचार मंथन करते रहें। और इन दोनों को लेकर शासन प्रशासन से भी उम्मीद हाथरस की जनता कम से कम कर रही है कि दोनों सेक्टर्स के लिए काम हो। अपूर्वा, ओवर टू यू।